देखो जो अपना फर्स्ट यूनिट है ये रिप्रोडक्शन है। जो रिप्रोडक्शन यूनिट है अपन जेनेटिक्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, जेनेटिक्स फर्दर अपन कनेक्ट करेगी बायोटेक ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। बाकी कुछ चैप्टर्स इंडिपेंडेंट भी हैं, जिनमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, ते लास्ट यूनिट इसके अंदर इकोलॉजी है। इकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर अपन नोटिस करेंगे जिन्नी भी अपनी +1 से +2 पढ़ी है वो सबका कॉम्बिनेशन है वो अपन नजर आएगा इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी तक पहुंचने लिए अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन यूनिट को। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर दिखता हुआ है, दिस इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम बिल्कुल सिंपल लग रहा है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सही जगह पे वर्ड पाया अपनी ऑर्गेनिज्म, ये वही ऑर्गेनिज्म है जो ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਸੋ ਫਾਰ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 to 30 ਮਿਲੀਅਨ। ਰੋਬਰਟ ਮੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 to 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। हम इन ऑर्गेनिज्म की गल कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर 3 मेन ग्रुप आ जाएंगे। एक ग्रुप आ जाएगा माइक्रो, दूसरा ग्रुप आ जाएगा प्लांट, थर्ड ग्रुप आ जाएगा एनिमल। हम ये सारी कैटेगरीज के अंदर क्या कोई मिसता नहीं हो गया, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मिस हो गया हो? समझाइए आ जाएगी राजे। आप मेजोरिटी ऑफ फंगस है माइक्रोब्स के अंदर स्टडी कर देंगे, इसके अंदर जो मिस होएगा मेनली वो वायरस, ठीक है। क्योंकि वायरस का रिप्रोड्यूस करता है, तो इन्हों की अपने रिप्रोडक्शन का एक रिव्यू देखना है। और तुसी नोटिस किया होगा जिन्ने भी माइक्रोब, प्लांट, एनिमल्स, वायरस, ये सब की रिप्रोडक्शन आप +1 के अंदर अलग अलग चैप्टर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हुण अपन इहदा रिव्यू देखना है, इन्हें एक बार दोबारा पकड़ना है अपने इस लेवल के ऊपर। तो पकड़ने लिए अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स को। बेसिक्स के अंदर अपन सबसे पहले गल करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। जिमें अपन देखा ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग एक प्रोसेस है। सिमिलर वे दे नाल जो रिप्रोडक्शन है ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ताकि वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर सकें। एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन। It is the biological process in which organism produces new organisms which are like themselves. तो इस जगह के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर आता है
कि इस रिप्रोडक्शन के दौरान केड़ी बेसिक चीज है जिहड़ी पेरेंट्स द्वारा अपने ऑफस्प्रिंग नूं दित्ती जा रही है। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इज डीएनए। एक्चुअली अब आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन की होर डेफिनेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस reproduction is a biological process in which organism transfers their genetic material, which is mainly DNA. Exception is few viruses which have RNA. Check करके अपन लिखते हैं DNA और in few cases RNA. Next. Parents अपना जेनेटिक मटीरियल है जिहड़ा जो मेनली डीएनए है वो इस प्रोसेस दे थ्रू इस इंफॉर्मेशन नु नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अपन जिन्हें भी प्रोसेसेस पढ़े अपनी बॉडी के अंदर वो प्रोसेसेस भी कुछ ना कुछ फायदा सीगा। जिवें अपन ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़िया। अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होएगी तो उस केस के अंदर अपन नोटिस करते हैं अपनी कोई सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल ली वी नीड एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन ली वी नीड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नु एरोबिक रेस्पिरेशन नु फुलफिल करन ली वी नीड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी ब्रीथ, है ना। तो सिमिलर वे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन है इसी की जरूरत है। What is the need of reproduction? Can an organism survive without reproduction? Organism can survive without reproduction, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे हैं जो मैरिज ही नहीं करवाते, तो बेसिकली सर्वाइव तो कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन बट स्पीशीज कांट। एक स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, बट एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोडक्शन तो हो रहा है। सोच पा रहे हो स्पीशीज सर्वाइव क्यों नहीं करेगी? व्हाई स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन? नींद नहीं आ रही तो दोस्तों फिर because every organism has definite lifespan, because every organism has definite lifespan। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आप बाहर निकाल रहे हैं
तो केस के अंदर जो ह्यूमन इस टाइम प्रेजेंट है वो तो कुछ देर लिए सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होने करके अपनी डेथ होएगी। अपनी डेथ तो बाद अपनी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। अगर वो रिप्लेसमेंट करनी है देन रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज समझ आएगा। नीड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर अपन ने देखा ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन बट दिस इज स्टार्ट। Because every organism has definite life except few unicellular organisms which reproduces or multiplies or divides by. Every organism has definite lifespan except exception the biology का एक part है। Biology is science of exception except few unicellular organisms which reproduces or multiplies or divides by binary है ना। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन ना मतलब सेम होता है ना। अगर हरेक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है तो अगर स्पीशीज ਨੂੰ कंटिन्यू करना है देन रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो इस आर्टिकल के अंदर जो काम की करनी थी दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज पीरियड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लाइफ स्पैन इज पीरियड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का बर्थ होया उसकी डेथ होएगी होएगी। तो इस करके रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होएगी तो उस केस के अंदर जो स्पीशीज हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ। आप देखते हैं ना जी लाइफ इन केस ऑफ एनिमल जो लाइफ मेच्योर
which ultimately leads to death. अब इसके अंदर फर्स्ट फेज आ गया जुवेनाइल फेज, सेकंड फेज आ गया मैच्योरिटी, थर्ड फेज आ गया सेनेसाइल। डेथ इज नॉट फेज, ठीक है, डेथ कोई फेज थोड़ी है। एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ होया, बर्थ होने को लेके जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज इन जुवेनाइल फेज। व्हेन ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली मैच्योर, देन इट इज इन मैच्योरिटी फेज, ठीक है। कि उस तो बाद ਆਪਾਂ वर्ड यूज किया एजिंग एंड सेनेसाइल, है ना। तो अल्टीमेटली इस जगह के ऊपर तक फेजेस चल रहे हैं, तो उस तो बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब वी कैन नॉट कंसीडर डेथ एज द फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके ਜਿਹੜੇ लाइफ प्रोसेसेस है वो फिजेट कर जाते हैं, वो रुक जाते हैं, दैट इज नोन एज डेथ। of life process is known as death. That's why it is not considered as phase of life. And in case of plant, juvenile phase. जिसमें भी जुवेनाइल फेज वर्ड यूज कर रहे हो, उसे प्लांट फेज की केड़ा फेज यूज करोगे? वेजिटेटिव फेज, ठीक है। कुछ बुक्स हैं, उन्हां बुक्स के अंदर तुसीं देखना प्लांट्स ਲਈ भी किते किते वर्ड यूज कर देगा वो जुवेनाइल फेज, बट वो बड़ा जनरलाइज्ड लेवल के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने। अदरवाइज स्ट्रिक्टली प्लांट्स ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ जो टर्म यूज करनी है दैट इज वेजिटेटिव फेज, ਤੇ एनिमल्स ਲਈ भी ਆਪਾਂ ने टर्म यूज करनी है दैट इज जुवेनाइल। तो ना फेजेस ਨੂੰ समझते हैं ਆਪਾਂ। When organism is sexually immature, or when organism is preparing itself for sexual reproduction, that is known as juvenile phase.
an organism is sexually immature or preparing itself for sexual reproduction. अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. This phase is known as juvenile phase. और प्लांट से केस कीवर्ड यूज करोगे वेजिटेटिव phase. और प्लांट इज sexually immature. ठीक है. तो ਹੁਣ उस केस के अंदर किमें पता लगेगा जो प्लांट है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया. सर जी कुछ प्लांट के अंदर इजी है इस चीज ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ. अगर आप फ्लावरिंग प्लांट की गल करिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ प्लांट पढ़े एनुअल. एनुअल्स आर प्लांट्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन. वीट है इको ही सीजन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दी है. इसका मतलब वीट के अंदर जो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो इको ही सीजन कंप्लीट होगी. तो कुछ प्लांट्स बाइनियल्स हैं. प्लांट्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू सीजन. ठीक है. कैबेज दी फर्स्ट फेज वेजिटेटिव फेज आएगा जो मार्केट के अंदर कैबेज बंद गोभी अवेलेबल है. तब सेकंड फेज के अंदर तुम नोटिस करोगे उसके ऊपर फ्लावर लगेंगे. जो उसके ऊपर फ्लावर्स लग रहे हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हुन उसके ऊपर की है बेसिकली फ्रूट से सीड्स लगना शुरू होंगे. तो सेकंड सीजन के अंदर जो सीड्स लगेंगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਗਰੋ ਕਰਨਗੇ. ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਟ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਜ਼ देयर क्लियर कट डिमार्केशन in angiospermic plant when plant is sexually mature and when plant is sexually immature. जब तक फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं आए तो उस केस के अंदर वो वेजिटेटिव फेज है. ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਡ ਲਿੱਤਾ मैंगो ਦਾ ਸੀਡ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਕਰਤਾ. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਪਲਾਂਟ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ. क्या उसके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे? Do that plant bear flower? What do you think? हाँ जी बोलो यार. साइंस पढ़ रहे हो आर्ट थोड़ी पढ़ रहे हो. नहीं लगेंगे है ना. then that is vegetative phase. तो उसके बाद सेकंड ईयर नहीं लगेंगे, थर्ड ईयर नहीं लगेंगे, फोर्थ ईयर नहीं लगेंगे, फिफ्थ ईयर नहीं लगेंगे, सिक्स्थ ईयर नहीं लगेंगे, सेवंथ ईयर उसके ऊपर फ्लावर्स लगना शुरू होंगे. तो जो सेवंथ ईयर उसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू होंगे तुम बोलोगे साडा प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो गया. ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ? ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼. ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? रिप्रोडक्टिव. ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ प्लांट के अंदर. एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट है ना. सारे प्लांट के ऊपर तो फ्लावर लगते नहीं. ग्रोथ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बिफोर फ्लावर इज वेजिटेटिव. ठीक है जी. तो सेकंड नंबर पे ह्यूमन के अंदर जुवेनाइल फेज रिकॉग्नाइज कर सकते हो. हाँ जी. बर्थ टिल प्यूबर्टी. ठीक है. प्यूबर्टी आने तक का जो टाइम है ठीक है बर्थ तो लेके प्यूबर्टी आने तक का जो टाइम है दैट फेज इज नोन है जुवेनाइल फेज. ते फ्लावर्स आने तो पहला का जो टाइम है दैट इज वेजिटेटिव. ये दोनों एग्जांपल्स हैं जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज. देखो डेफिनेशन क्लियर होगी ना. व्हेन ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली मैच्योर
और preparing itself for sexual reproduction. Growth of angiospermic plant before flowering or birth till puberty. इसका मतलब ऑर्गेनिज्म प्यूबर्टी से सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है. प्यूबर्टी ऑर्गेनिज्म बिकम सेक्सुअली मैच्योर. तो हम तुसी इस केस के अंदर देखो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. ये प्लांट है, इन्हें फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट है जिसने फ्लावर प्रोड्यूस किए तो बोले मेच्योरिटी. ठीक है. तो उस केस के अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा जो उसके ऊपर फ्लावर नहीं होंगे. फिर नेक्स्ट सीजन के अंदर इसके ऊपर फिर फ्लावर आ जाएंगे. मेच्योरिटी तब उन जगहों उसके ऊपर फ्लावर नहीं लग रही. ये वाला पीरियड बोलते हैं दिस इज नोन एज इंटरफ्लावरिंग पीरियड. दिस इज नोन एज इंटरफ्लावरिंग पीरियड. इस टाइम प्लांट ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਮੈਚੁਰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇਮੈਚੁਰ ਮੰਨੋਗੇ? ਗੁੱਡ. ਮੈਚੁਰ. देखो यार हम ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ. मैंगो का प्लांट रेट लगाया था उस केस के अंदर होल कर लो आफ्टर 7 ईयर्स ये मैच्योर हो गया. जो मैच्योर होया था इसके ऊपर भी देखिए आप फ्लावर्स लगने शुरू हो गए. जब एक बार फ्लावर्स लगने शुरू होया था मैच्योरिटी च एंटर कर गया. तो जो इसका सीजन नहीं सीगा नो फ्लावरिंग सीजन तो उसके ऊपर फ्लावर नहीं आए. जब अगली बार फिर फ्लावरिंग सीजन आएगा फिर फ्लावर आ जाएंगे. तो ਇਹਦਾ मतलब इंटर फ्लावरिंग पीरियड है. इसके अंदर प्लांट को की कंसीडर किया जाएगा मैच्योर. वंस इट मैच्योर इट रिमेन मैच्योर. इज इट क्लियर? ये सीगा अपना फर्स्ट फेज जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज. ठीक है जी. प्यूबर्टी तो पहला जो एनिमल की लाइफ के अंदर फेज चल रहे हैं ह्यूमन के अंदर जो फेज चल रहे हैं दैट इज जुवेनाइल फेज. सेकंड फेज इज मैच्योर. When organism is sexually mature. This is known as mature. जब organism sexually mature हो गया sexual reproduction से capable हो गया that is known as maturity. ठीक है जी.
in plant finding maturity is difficult. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਗੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਚੁਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮੈਚੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਦਊਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ मुझे पता नहीं। अक्टूबर के अंदर मैंने अपने मेरे एक फ्रेंड ने मैंने अपने घर बुलाया फिर उस तो बाद उन्हें अपने घर एक मैंगो का ट्री लगा हुआ है उन्होंने दिखा के मैंने पूछा भी दस प्लांट एक्चुअली मैच्योर है कि इमैच्योर है तो मैं क्या आंसर दूंगा? आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ मैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या इसके ऊपर फ्लावर लगे थे तो अगर उन्होंने क्या हाँ फ्लावर लगे थे तो मैं कहूंगा हाँ एक्चुअली मैच्योर है क्योंकि एक बार वो मैच्योर हो गया तो इट विल रिमेन मैच्योर। ठीक है पर अदरवाइज उस प्लांट नो अगर उसके ऊपर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं है तो दसना मुश्किल हो जाता है प्लांट मैच्योर है कि इमैच्योर है। और जिस टाइम मैं उसके घर गया था उसका प्लांट किसके अंदर सीगा इंटरफ्लावरिंग पीरियड। ठीक है तो इंटरफ्लावरिंग पीरियड के अंदर भी प्लांट को कंसीडर किया जाएगा मैच्योर। तो इस करके आप प्लांट के अंदर लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है ये दसना भी प्लांट मैच्योर होया कि नहीं होया। तो उस तो बाद अपन नोटिस किया थर्ड वर्ड यूज किया अपने एजिंग एंड सेनेसर। एजिंग एंड सेनेसर सुने हुए हैं दोनों वर्ड एजिंग एंड सेनेसर। व्हाट इज एजिंग? डिटीरियोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन and body parts. Deterioration of body function and body parts is known as aging. ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? When aging starts है ना ਹੁਣ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जैसे ही हाँ हम बोल सकते हैं है ना इवन हम ये भी बोल सकते हैं इवन बिफोर बर्थ। ठीक है एजिंग स्टार्ट इवन बिफोर बर्थ है ना। अब एजिंग है क्या? दिस इज द डिटीरियोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड बॉडी पार्ट। अब एक इसकी बर्थ के बाद की एग्जांपल बताता हूँ वो आपके लिए इजी है इस इंस्टेंस पे। अब जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी है जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो 8 साल की एज तक आते आते 50% लॉस हो जाती है। इसका मतलब एक 8 साल का बच्चा है 8 साल तो छोटा बच्चा है वो ज्यादा सुनता है। 8 साल तो बाद वाला बच्चा उसकी हियरिंग कैपेसिटी 50% तक लॉस कर दी। कैन यू इमेजिन? उस तो बाद 70s तक जाते जाते 70 तक जाते जाते बहुत बुरा हाल हो जाता है ना। एक 17 ईयर ओल्ड पर्सन है 70 ईयर ओल्ड पर्सन है ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ डिटीरियोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन एंड बॉडी पार्ट इज नोन एज एजिंग। अपनी ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो एग बनाने वाले सेल्स हैं वो कदों बनते हैं?
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਖੁਦ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਫੋਲੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਬਰਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਇਹ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਏਜਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਏਜਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਟ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਥੋੜਾ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਿਡ ਵਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਜਿੰਗ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੁਵਨਾਈਲ ਫੇਜ਼, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼, ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡੈਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈ ਏਜਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ। ਏਜਿੰਗ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੋਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੋਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਤਾਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲ, मेरी दुनिया तो बिल्कुल धुंधली होगी, क्या थोड़ी भी? क्या हो रहा है? इज दिस डिटीरियोरेशन? जो मेरी आई साइट थी, जो 6/6 मैनू दिखता सीगा, तो हुण मैनू 6/6 बिना स्पेक्स तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मैंने अपनी आई साइट भी डिटीरियोरेट की है, लॉस की है, ये तो साफ नजर आ रहा है। दिस इज एजिंग, ठीक है जी। तो उस चीज का मतलब एजिंग एक ऐसा स्टेप है जो नाल नाल चल रहा है, एजिंग इज गोइंग, ठीक है, हैंड बाय हैंड, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਜਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਨੇਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਡ? ਗੁੱਡ। ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ ਉਹ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੈਡ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, क्या ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੀਫ ਹੈ, ਲੀਫ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, कैन यू डू दैट? धूप में रख दो, लेकिन राजे वो तो पीला हो चुका है ना, ठीक है, वो तो येलो हो गया, तो अल्टीमेटली इट हैज टू, वो पीला होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्टीमेटली ये कहां पे पहुंच गया? सेनेसेंस पे, which ultimately leads to
स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल एजिंग। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एजिंग का मतलब मेरी आई साइट वीक होना शुरू हो गई है ना, तो हम क्या आई साइट नु मैं इस लेवल से रोक सकते हैं 20 तो ज्यादा वीक ना हो गए कि नहीं? yes, मैं की करूंगा एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करनी शुरू करूंगा किसी डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ स्लो डिटीरियोरेट लेवल से ले जाऊंगा, जी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ डिटीरियोरेशन फास्ट हो जाएगी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਥੋੜਾ स्लो कर ਦਾਂਗਾ है ना। मेरी स्किन के ऊपर रिंकल्स पैने शुरू हो गए, ठीक है, मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, मैं कहूंगा यार मेरे रिंकल्स पैने शुरू हो गए, ठीक है, मैं डॉक्टर दसेगा यार एक्सरसाइज करनी शुरू कर, ये वाली डाइट खानी शुरू कर, ये वाला खाना खाना बंद कर दे, तब मैं उस एजिंग प्रोसेस ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ स्लो करता, ठीक है। बट जिन्ना मर्जी स्लो करदा मैं एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जिस पॉइंट से तो इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना, तो दैट पॉइंट इज नोन एज सेनेसन। ਤੁਸੀਂ प्लांट ग्रो ਕੀਤਾ उसके ऊपर ही लीफ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, मैं भी एक प्लांट ग्रो ਕੀਤਾ उसके ऊपर ही लीफ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है, ਤਾਂ ਇਹ 20 डेज ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨੇ ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੀਫ ਨੂੰ 25 डेज येलो होने तो रोक सकता है, इज दिस पॉसिबल? 20 दिन के अंदर इस लीफ ने पीला होकर गिर जाना सीगा, मैं क्या मैं इस लीफ ਨੂੰ 25 दिन तक हरा रखूंगा, इज दिस पॉसिबल? आई विल स्प्रे साइटोकाइनिन, आई विल स्प्रे साइटोकाइनिन ऑन दिस लीफ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟੋਕਾइनिन है वो की करती हैं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਚਮੰਡ ਲੈਂਗ ਇਫੈਕਟ, याद आ रहा है प्लस वन, दिस इज रिचमंड लैंग इफेक्ट, ठीक है। तो उस केस के अंदर तुसी क्या ठीक है सर फिर ऐ करो पूरी लाइफ इनू पीला होने तो रोक के दिखाओ, इज दिस पॉसिबल? 25 दिन बाद उन्हें पीला होएगा ही होएगा, ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਡ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰੀਵਰਸਿਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, that point is known as stage of irreversible age। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਥ ਵੱਲ, that is known as क्या समझ आया? एजिंग के सेनेसेंस का डिफरेंस समझ आया? गुड, की डिफरेंस है होना बेटा? हाँ ਤੁਸੀਂ बोल सकते हो एजिंग ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਏਜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਬਟ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਏਜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਡਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਸੈਂਸ ਵਰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੈਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਜਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? जो तुम बुक के अंदर पढ़ोगे ना, जुवेनाइल फेज टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टू एजिंग, एजिंग टू डेथ, सर यही एजिंग वर्ड है जोड़ा इट बेसिकली किनु रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरी गल समझ गए? हुन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर घुमा देगा, किवें घुमाएगा? एग्जामिनर पूछेगा व्हेन एजिंग स्टार्ट, ठीक है, क्वेश्चन है when aging starts in organism, a choice after maturity phase, B choice
even after birth, speech wise. After puberty, speech wise. When aging starts in older. हाँ जी, कुछ स्टूडेंट का कहना है बी कि कुछ का सबका कहना बी। अगर कॉन्सेप्ट ना समझा होगा तो आंसर की जा रहे हैं 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर की करके आएंगे। समझ आ कि आंसर की बनना पड़ेगा। एक्चुअली उन्होंने इतना पता है कि इसे पहला जुनाई लिखना है, फिर मेजोरिटी लिखना है, फिर एजिंग लिखना है, फिर डेथ लिखना है। उन्होंने एक्चुअली ये नहीं पता लगता व्हाट इज एजिंग, पर ऑब्जेक्टिविटी के अंदर इस चीज का फायदा चक लेंदा एग्जाम में। ठीक है जी, ऐसे हो जाता है। घट सोचने वाले बच्चों को एलिमिनेट करने का ये बेस्ट वे है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट व्हेन सेनेसेंस स्टार्ट्स इन ऑक्सीजन। गुड, ठीक है, वर्ड चेंज, आंसर चेंज। इसका मतलब देयर इज डिफरेंस बिटवीन एजिंग एंड सेनेसेंस। व्हाट इज एजिंग? डिटीरियोरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी फंक्शन। ठीक है, से व्हाट इज सेनेसेंस? irreversible stage of aging. Aging the overall point जो बेसिकली उन किससे जुड़ रहेगा? डेथ से। मेरे घर जो प्लांट लगे हुआ है उसका लीफ पीला हो गया। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਗਿਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਉਹ when it is green ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, रिचमंड लैंग इफेक्ट साइटोकाइनिन का स्प्रे करके। पर जब एक बार वो पीला हो गया तो वो अल्टीमेटली डाई करेगा। व्हाट इज दैट? सीजेशन और स्टॉपेज ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज नोन एज डेथ। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। लाइफ स्पैन वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। Have you heard by mayfly?
मेफ्लाई का जी इंसेक्ट है, ठीक है। तो जो मेफ्लाई है इसका लाइफ स्पैन 1 डे है, ठीक है जी। ते जो टोर्टोइज है इसका लाइफ स्पैन है 100 to 150 ईयर्स है, 150। मेफ्लाई 1 डे, टोर्टोइज 150 ईयर्स। तो मैंने एग्जामिनर ने पूछा विच वन इज बेटर, मेफ्लाई और टोर्टोइज? व्हाई? मेफ्लाई जल्दी एक्सटिंक्ट होएगी, व्हाई? दोनों ठीक है, कोई बात नहीं, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। देखो ना जी दोनों ठीक है। ਹੁਣ तो क्या मेफ्लाई दे लाइफ साइकिल के अंदर जुवनाइल फेज आएगा? क्या मैच्योरिटी आएगी? क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी? क्या अल्टीमेटली सेनेसेंस होएगी which ultimately leads to death? क्या टोटोइज के लिए नहीं हो रहा है? जुवनाइल फेज, मैच्योरिटी, सेनेसेंस एंड which ultimately leads to death। सब सिर्फ टाइम का ही फर्क पिया, जिसका लाइफ स्पैन 1 डे है वो फ्यू आवर्स के अंदर जुवनाइल फेज, फ्यू आवर्स बाद मैच्योरिटी, फ्यू आवर्स बाद सेनेसेंस which ultimately leads to death। हाँ, टोटोइज फ्यू इयर्स juvenile phase, few years maturity, ultimately senescence which leads to death। जो टोर्टोइज ने किया वही मेफ्लाई ने किया, सिर्फ फर्क क्या है? क्या दोनों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? बोथ आर रिप्रोड्यूस। तब तुम ये नहीं कह सकते भी टोर्टोइज बेटर है क्योंकि वो ज्यादा साल जी रहे हैं, जेडी मेफ्लाई है वो बेकार है क्योंकि वो 1 साल जी रही है। जो टोर्टोइज ने 250 साल सॉरी 150 साल किया वो मेफ्लाई ने 1 दिन च करता। मेरी गल समझिए, you can't say that tortoise is better than male, both are equally competent, both are best। why both are best? ये दोनों ही स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, मेफ्लाई भी एग्जिस्ट कर रही है, टोर्टोइज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बोथ आर। देखिए कोई लाइफ स्पैन क्लासिक ट्रेड ओहो तुम अपनी बुकलेट लो, बुकलेट के अंदर देखो सेकंड पेज से क्वेश्चन लिखा हुआ है, chances of survival of which line is maximum, ठीक है।
Try to answer this question. Can't say anything. Any other answer? हमेशा राजी एफर्ट बताओ, पता है कि ये आंसर गलत भी होंगे सही भी होंगे, है ना? आंसर बी, एनिमल लिविंग इन जंगल। सी, कांट से एनीथिंग हो गया, दो हो गए। एक तो तुम कह रहे हो एनिमल लिविंग इन जंगल, दूसरा कह रहे हो कांट से एनीथिंग। ए से डी रह गया, इधर नहीं कोई जाना चाहेगा ए से डी नाल, ए और डी। सी से बी का हो गया ना, ए से डी नाल नहीं कोई जाना चाहेगा, ए या डी नाल। एनीवन कोई तो जाओ। हाँ जी, कोई भी सही नहीं होना चाहता क्लास। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया बेटा? की कह रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहे हैं chances of survival of which swine is maximum? Animal living in a zoo, animal living in a jungle, can't say anything, animal living in grassland. Zoo गए हो कभी? zoo? zoo क्या है? what is zoo? active conservation. zoo is an example of active conservation. ਆਪਾਂ जंगल गए, ठीक है, एक शेर ਨੂੰ जंगल ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾਣਾ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋੜਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ इसकी केयर करेगा। ਤਾਂ ਜ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? जो ग्रासलैंड है उसके अंदर सारा कुछ कौन करेगा? अगर ये बीमार हो गया, देखो राजी सब तो पहले लाइफ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵਾਈਨ ਉਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? किल देम, ठीक है। क्यों किल करता है? वी विल डिस्कस दैट। ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੀ ਨਿਲ ਕਰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 8 ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਬਜ਼ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਲਾਈਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲ ਗਈ, ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੈਸਿਲਸ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸਿਸ, ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ फैल गई था उस केस इट विल डाई। अल्टीमेटली कोई बीमारी फैलती है, मरेगा। अगर उस साल बरसात ना हुई, अगर उस साल बरसात ना हुई तो कब आएगा? ठीक है, फूड की स्केर्सिटी नाल मर सकता है, पानी की स्केर्सिटी नाल मर सकता है। इसका मतलब जो वाइल्ड एरियाज हैं उन्होंने अंदर सर्वाइवल के चांसेस घट है। तुसी इसकी एग्जांपल और रिलेट कर सकते हो। छोटे जो पेट्स क्यों अच्छे लगते हैं? पेट पाले कि नहीं पाले, दैट रियली डजंट मैटर। दोज हू लव पेट, है ना? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ पेट्स को पसंद करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਵਨਸ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ 8 ਯੰਗ ਵਨਸ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਹੀ ਬਚਦੇ हैं। ਕੋਈ ਕਾਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ है ना, कोई उसको पता नहीं कितने पहुंच जाता है। तो आप देखते हैं एक अद्धा यंग वन ही बड़ा हो पाता है, बाकी सारे मारे जाते हैं। आप अपने घर के अंदर एक पप लेके आते हैं, ठीक है, तो वो पप है जो 12-13-14 साल जिंदा है। जो बीमार हो जाता है आप वैटरनरी डॉक्टर को लेके जाते हैं। इसका मतलब जू के अंदर एनिमल की मिल रही है केयर, बट वाइल्ड के अंदर एनिमल केयर नहीं मिल रही। तो हम इस क्वेश्चन में दोबारा पढ़ो, बदल गया आंसर। एनिमल लिविंग इन जू, देन रीजन केयर, ठीक है। हाँ देखो
अगर एग्जामिनर ने मेरे तो पूछा होंगे खुश केड़ा ज्यादा रहेगा, है ना, तो मैं आंसर बोल दिंदा जो वाइल्ड लाइफ के अंदर इट विल बी मोर हैप्पी। हैप्पी किथे रहेगा वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर, है ना, बट नेचुरल हैबिटेट के अंदर सर्वाइवल के चांसेस घट है। तो इसका मतलब जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम लाइफ स्पैन दिता जाता है बुक के अंदर, वो कितों लिखा होंगे इन्होंने फ्रॉम जू बोलते हैं ना, जो टोर्टोइज है वो इन्ने साल जी सकता है। तो बेसिकली हम ध्यान ऑब्जर्व करो, एक टोर्टोइज है वो एक वाटर बॉडी के अंदर रह रहा है वाइल्ड के अंदर, उसका 150 साल या 200 साल उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अगर वो टोर्टोइज किसी एक्वेरियम के अंदर रह रहे हैं तो उस केस के अंदर उसकी लाइफ को ट्रैक करना इजी है। मेरी गल समझ गए? इसका मतलब जो लाइफ स्पैन आप दस रहे हैं किदे बेसिस पे दस रहे हैं, जो एनिमल्स अपने पाले रियर किए ਉਹਦੇ बेसिस पे, क्योंकि वाइल्ड के अंदर इस चीज को लभना बहुत मुश्किल है ना। वाइल्ड के अंदर तो यही चीज लभना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जंगल के अंदर कितने शेर है यानी गिर फेमस है, लाइन ली गिर गुजरात है ना, दिस फेमस फॉर लाइन। दसते हैं इतने लाइन की इन्नी गिनती है, इतने लाइन की इतना नंबर है, किवें पता लगता है इन्होंने लाइन का कितना नंबर है? हाँ जी, एक जगह पे ठीक है बैरिकेड लगा के बैठ जाते होंगे, लाइन नंबर 1 गो, लाइन नंबर 2 गो, जिसमें बाबा जी बैठे हैं अपने, है ना, स्टूडेंट नंबर 1 गो, स्टूडेंट नंबर 2 गो, है ना, लाइक दैट। सोचो यार, वी आर बायोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू थिंक इस चीज का पता किवें लगाते होंगे, है ना। हमेशा बोलते हैं ना अपन 8th क्लास के ऊपर आप डिबेट से भी जाते होंगे थे, नंबर ऑफ लाइन्स इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, वी मस्ट डू समथिंग। अगर उसे अपन कोई पूछ लेंदा हाउ डू यू नो नंबर ऑफ लाइन्स इज डिक्रीजिंग, तो आप की कहते हाउ नंबर ऑफ लाइन्स इज काउंटेड, आप की कहते उस पॉइंट से। Actually, it is not mentioned on net. That's why I don't know. सर ये पग मार्क्स काउंट करते हैं, ये काउंट पग मार्क्स। पंजा होंगे ना शेर का, जो शेर का पंजा होंगे ਉਹਦੇ साइज के हिसाब ਨਾਲ ਉਹਦੀ डायमेंशन ਹੁੰਦੀ है। तो केस के अंदर जी शेर की उम्र कितनी है, तो बेसिकली शेर के ਜਿਹੜੇ अलग-अलग तरह के निशान मिल रहे हैं, शेर के पैरों के निशान मिल रहे हैं जंगल के अंदर, उसको आप काउंट करते हैं। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ के चलो ਤੁਸੀਂ किसी पर्टिकुलर जंगल च जाते हो तो उस जंगल के अंदर कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे ना जो थोड़े गिले होंगे, तो ना गिले एरियाज के अंदर वाटर बॉडी के कोल दा शेर आएगा, पक्का पानी पीना है ना उन्हें, तो जो वाटर बॉडी के कोल आएगा तो उस केस के अंदर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पंजे के निशान है छपणगे जमीन के ऊपर, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ पंजियां ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਗ PUG ਪਗ ਪਗ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰ? ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਡੈਥ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰਡ फेज ऑफ लाइफ। तो बेसिकली उस केस के अंदर जो डेथ है not considered phase of life because it is a cessation, it is a stoppage of life processes or life activities. And what is significance? What is significance of death? कोई फायदा नजर आ रहा है डेथ का? Death maintains balance of nature.
अगर डेथ नहीं होएगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ कोलैप्स हो जाएगा खत्म हो जाएगा ये सिग्निफिकेंस है डेथ ठीक है तो लिख सकते हैं अपन एक पॉइंट इसके ऊपर डेथ मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर डेथ मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है मार्क्स है ना बायोलॉजी में अपन किसी का कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट है ना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਰਵਾइज ਬਾਇਓ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो सकते हैं तो उसके अंदर अगर आप गल कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट की इसका मतलब गल बहुत जबरदस्त की इन्होंने जो मालसस है इन्होंने किया फूड एंड स्पेस ग्रोथ अरिथमेटिक food and space increases arithmetic. But population increases geometric. जो food के space है ये arithmetically increase हो रही है but population increases geometrically. इसका मतलब food के space का ही नहीं increase हो रही है 2 plus 2 plus 2 से population increase हो रही है अगर population geometrically increase हो रही है तो उस केस के अंदर तुम देखो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी लेकिन फूड के स्पेस उस हिसाब नाल इंक्रीज नहीं हो जाएगी तो उस केस के अंदर एक स्टेज ऐसी आएगी जब फूड के स्पेस घट जाएंगे जब फूड के स्पेस घटे पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है तो उनकी होएगा यू नो व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अवर अर्थ कैरिंग कैपेसिटी सुना है वर्ड हाँ जी सुने जी वर्ड
क्या सुना? कैरिंग कैपेसिटी होंगी के लिए कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, फिर आप लिख लेना कैरिंग कैपेसिटी इज ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है बेटा, सही कह रही थी कि नंबर ऑफ organisms which can be supported by environment is known as carrying capacity. Number of organisms which can be supported by environment is known as carrying capacity. ठीक है. So what is the carrying capacity of Earth? At present अपनी population कितनी है, human population 7.5 billion से अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 8 billion। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 8 billion से आप कितने पहुंच गए 7.5 billion। एक और पैदा हो गया, एक और पैदा हो गया, एक और पैदा हो गया, ये पैदा हो रहे हैं, है ना। 8 बिलियन से नेड़े पहुंचने वाले हैं, तो हम क्या होगा, what will happen when we'll reach, when we'll go beyond carrying capacity? फूड से स्पेस कटेगी, अगर फूड से स्पेस कटी तो लड़ाई होएगी, बिल्कुल सही, लड़ाई इज कॉम्पिटिशन। ठीक है, किस चीज की लड़ाई होएगी, कौन कौन लड़ेंगे, who will fight? Good, yes, we will fight। अपन लड़ांगे, है ना, अपन लड़ रहे हैं, ध्यान में फील करके देखो, वी आर फाइटिंग 15 लाख, अपने आप ही 16 हो गया, लिख दे 16 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर इन योर नीट कंपटीशन एंड डॉक्टर कितने बनेंगे, 16 लाख बच्चे अपीयर होंगे बीएमटी के पेपर के अंदर, फिर नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने बनेंगे, लाख को 10,000 डे डॉक्टर बन जाएंगे। इसको गंदा कंपटीशन क्या होएगा यार, सही आने वाले टाइम के अंदर जो आप 8 बिलियन तो बियॉन्ड चले जाओगे, तब फाइट किधर ली हो रही होगी, डॉक्टर बनने ली नहीं हो रही होगी, कागज ली हो रही होगी, बेसिक नेसेसिटीज ले, बेसिक नेसेसिटीज का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, तो सेम क्लासेस चल रही होंगी, टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, रोटी कमाने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है, कपड़ा लेने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है, मकान लेने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसी क्लासेस चल रही होंगी, लोग लगा रहे होंगे इसका रोटी लेने ये करना पड़ेगा। क्लियर, वी आर लकी ना, इस कंपटीशन तो बाहर है, क्या कुछ लोग हैं इस कंपटीशन के अंदर, पीछे में कुछ फोटो से वीडियो देखे अफ्रीकन एरिया से उत्थे लोग की करते हैं, जो मिट्टी होंगी है ना, वो मिट्टी की रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी की रोटी खा रहे हैं, पानी लिता, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी पाई, मिट्टी को छान लिया, बिल्कुल ब्रीक किया, उस तो बाद बेसिकली
मिट्टी की रोटी बनाई, ਉਹਨੂੰ बेसिकली की ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਧੁੱਪੇ ਪਾਤਾ, ਸੁੱਕਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, they are eating that। मैं ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ऐसे एरियाज भी पे हैं वर्ल्ड के अंदर जिथे लोग मिट्टी की रोटी खा रहे हैं, तो मैंने विश्वास नहीं होया यार मिट्टी की रोटी किवें खा सकदा कोई। आई सर्च ऑन गूगल, तो मैंने देखा यार इसका सच है, क्या गल समझ गए, तो ये सिग्निफिकेंस है डेथ की। तो हुण जदों तुसीं कहा कि जदों आपां कैरिंग कैपेसिटी तो बियॉन्ड चले जावांगे तो उस टाइम कंपटीशन होएगा, कंपटीशन के अंदर जो फिटेस्ट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी सारे डाई कर जाएंगे, तो उसको आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समझ गए। ये पॉइंट रहे छोटे छोटे दिमाग से रखते हैं। देखो जो थोड़ी बुक है, थोड़ी बुकलेट है, इसके अंदर ना एक पॉइंट लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन ऑफ रोज 5 to 7 years, लाइफ स्पैन ऑफ डॉग 20 to 30 years, लाइफ स्पैन ऑफ बनाना 25 years, काउ 20 to 25 years, horse 60 years, fruit fly 30 days। सुने ना फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई की सुने, फ्रूट फ्लाई बारे सुने कुछ, इसका दूसरा नाम है ड्रोसोफिला, ये तो सुने होगा पक्का। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई इस करके इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं ना पहले फ्रूट फ्लाई, फिर उसके बाद राइस 3 to 4 months, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, क्रो 1 to 5 years। तरह जो ये दिखा हुआ है ये बेसिकली एवरेज लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पैन इज द कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। Average lifespan is a characteristic feature of population। अब एक पप लेके आइए, ठीक है, जिन्होंने पेट्स अच्छे लगते हैं वो लेके आएंगे, ठीक है, तो आप एक पप लेके आइए, तो अपने घर कोई आया उन्हें पूछा कितने साल जिएगा ये, तुसी की कहोगे, सर जी लाइन को पढ़ो आंसर दो। है ना 15 जितना दिता हुआ है अपनी बुक, है ना, जिएगा तो वैसे वो 10-15 साल है ना, क्योंकि 15 तो 20 साल है, पर अपनी बुक के अंदर 20 to 30 लिखा हुआ है, तब 20 to 30 ले 20 to 30। तो किसने मैंने पूछा कि तुम जो पप लेके आए हो कितना जिएगा, तो मैं थोड़ी कहूंगा 100 साल जिएगा जी मेरे पप, ठीक है, मैं की बोलूंगा 20 to 30 ईयर। मैं किस बेसिस से गल की, एवरेज लाइफ स्पैन से इन्ना की जिंदे हैं लोग 20 to 30। तो अगर किसी ने पूछा सर तुसी कितना जिए होंगे, ये तो तेरिया दुआ में है जिसे करके तू जानता है सर 80 साल जी, अदरवाइज बीइंग एन इंडियन 56 ईयर, ठीक है।
इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है 56 ईयर। अगर मैं जैपनीज होंदा 76 ईयर। अज मैं इंडियन है जिस करके इंडियन की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है 56 ईयर। अगर मैं जैपनीज होंदा 76 ईयर। ते वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कौन जीते हैं जैपनीज। समझ गए। तो ये हो गया एवरेज लाइफ स्पैन जिसके बेसिस के ऊपर तुम निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी व्हाट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इट इज बेस्ड ऑन एवरेज लाइफ स्पैन। बीइंग एन इंडियन वी लिव फॉर 56 ईयर। ठीक है। तो हुन अपनी स्पीशीज के अंदर हुन तक सब तो ज्यादा कौन जिया? ह्यूमन स्पीशीज के अंदर हुन तक सब तो ज्यादा साल की तो कोई जिया होएगा कि नहीं? हुन ऐसा नहीं है मतलब मैं इंडिया च रहना तो मैं 56 ईयर का हो गया तो अल्टीमेटली मर जाओ। इंडियन है तो 56 ईयर के हो गए तो मर जाओ, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। तो इंडियन भी तो 100 साल जी रहे हैं, है ना। तो ये एवरेज लाइफ स्पैन है, लेकिन मैक्सिमम लाइफ स्पैन अपनी स्पीशीज का केड़ा मेंबर जो मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा जी के गया, दैट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ स्पीशीज सर्वाइव। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ स्पीशीज सर्वाइव। ये इंडिविजुअल से डिपेंड करता है। इसका मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पैन किससे डिपेंड करता है? इंडिविजुअल। जिवें राजे हुण तक मेरे को जो रिकॉर्ड्स हैं ਉਹਦੇ हिसाब नाल 121 साल एक जैपनीज पर्सन है इजोमी, वो 121 ईयर जी है मतलब का मैक्सिमम रिकॉर्ड है। अब अगर अपना हिंदी वाला अखबार पढ़ते हैं पंजाब केसरी, उसने देता है ये वृद्ध इंसान पिछले 150 साल से जिंदा है। ठीक है। बट उन्होंने जो 150 साल तो जिंदा है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। अगर वो अपने कोई परफेक्ट रिकॉर्ड हो तो आप बोल सकते हैं वो पिछले 150 साल तो जिंदा है, लेकिन 121 ईयर वाला इन्होंने डाटा दिता हुआ ਉਹਦਾ रिकॉर्ड है उन्होंने जो एग्जैक्ट बर्थ कदों होया सीगा ते डेथ कदों। अगर उसको ज्यादा जी गया कोई, सपोज कर लो 125 ईयर जी गया तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, 121 तो कितने पहुंच जाएगी 125, क्योंकि इंडिविजुअल बेस्ड है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज एन इंडिविजुअल बेस्ड से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एवरेज लाइफ स्पैन बेस्ड। क्लियर होगी गल? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पहले पेज के ऊपर ना कुछ ईयर्स दिते हुए हैं, इन्हें ईयर्स को ध्यान नाल पढ़ना, बाकी तो समझ आ गया होगा। जो कॉपी के अंदर कराया है ध्यान नाल पढ़ लेना। ये एनसीईआरटी में मेंशन है ਜਿਹੜੇ ईयर दिते हैं। एनसीईआरटी ने ना बॉक्सेस दिते हुए हैं, बॉक्सेस गैप आता उन्हें और गैप आता भी लभो खुद भी डॉग की एज कितनी है, राइस प्लांट कितनी देर सर्वाइव कर रहा है, तो हम गैप्स में फिल करते हैं। ठीक है जी।